विश्व युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर शब्द का प्रयोग किया। तो अभी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त भी नहीं हुआ था कि तृतीय विश्व युद्ध आ गया। और यह प्रसार में, अपनी भयानकता में, अपनी पहुंच में द्वितीय विश्व युद्ध से कम नहीं है। लेकिन हम अन्य महाद्वीपों में इसका क्या प्रभाव हुआ, हम आगे देखेंगे। उसको मैं आपका क्वेश्चन भी फॉर्म करूंगा। फिलहाल मैंने यह बताया और एक लास्ट में क्वेश्चन फॉर्म करके दिया था कि यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य किस प्रकार से म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट हुआ। आपने देखा कि जब सोवियत रूस में एक साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई तो पश्चिमी पूंजीवादी देशों के लिए यह खतरे की घड़ी थी। तो जाहिर है कि जिस दिन और जिस तिथि को साम्यवादी सरकार स्थापित हुई एक ऋषि से, उसी समय पश्चिमी यूरोप और सोवियत रूस आपस में बट गए। और इतना तक कि सोवियत रूस अगर एक राष्ट्र के रूप में या एक साम्यवादी सरकार को स्थापित करने में कामयाब भर हुआ था, तभी कई शक्तियों ने मिलकर आपस में सोवियत रूस पर आक्रमण किया, हमला किया। तो उसी समय दोनों के बीच ये बात स्पष्ट हो गई थी कि शांतिपूर्ण सहास्तित्व दोनों के बीच संभव नहीं है। लेकिन बावजूद इसके जब फांसीवाद की ताकत हो गई और विशेषकर जब फांसीवाद ने न केवल पश्चिम के पूंजीवादी देशों पर आक्रमण किया, बल्कि उसने सोवियत रूस को भी अपना निशाना बनाया। तो एनिमीज इज फ्रेंड इस फार्मूला के तहत जो आपस में मिलकर उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य एक ज्वाइंट मोर्चा बनाया। लेकिन आखिर द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य ऐसा क्या हुआ कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसे आप कहते हो कोल्ड वॉर, शीत युद्ध। इसके कारणों की मैं चर्चा कर चुका हूं पिछले वाले में। मैं आपको क्वेश्चन में मैंने डाल दिया है, आप इसमें सिर्फ इन क्वेश्चन में आप इतनी बातों की चर्चा कर देना। अब मैं एक चीज यहीं पर आपको बताना चाहूंगा, आप मेरे बुकलेट में जो विश्व इतिहास का टॉपिक है उसको फॉलो करें। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो ऐसे कई फैक्टर से मैंने पीछे आपको डायग्राम भी दिया हुआ था, ये भी आपका डायग्राम है। और इसके बाद मैं इससे आगे आपको ले चलता हूँ। तो एक डायग्राम यहाँ फॉर्म करके दिया गया, ये थोड़ा सा बड़ा सा डायग्राम है, उसको देख लेना। सबके आपस में मैंने क्या कहा कि मेरे लिए न केवल इतिहास बल्कि किसी भी सामाजिक विज्ञान अध्ययन करने का मतलब हमें समग्र ज्ञान, समथिंग ऑफ एवरी, इसके लिए वर्टिकल स्टडी जो लंबवत अध्ययन है, उसके साथ साथ क्षैतिज अध्ययन भी आवश्यक है। क्षैतिज अध्ययन से तात्पर्य है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को जोड़ते हुए हमें आगे बढ़ना। डायग्राम इन विभिन्न टॉपिक को आपस में जोड़ेगा। अब इधर आप देखते हैं यूरोप का एकीकरण, जैसे आप एक टर्म का प्रयोग करेंगे, यहाँ देखिए कि दो ध्रुवीय विश्व युद्ध होता है यूरोप में आर्थिक पुनर्निर्माण की चुनौती, मतलब दो ध्रुवीय विश्व का विकास होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। दूसरा विश्व युद्ध होता है यूरोप में आर्थिक पुनर्निर्माण की चुनौती, जो मैंने आपको IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, गेट जैसी संस्थाओं के विषय में मैंने पहले ही दिन बताया था। आप मेरे उस बुकलेट को खोलें, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उपनिवेश मुक्ति, अभी इसकी चर्चा मैंने नहीं करूंगा। इधर उपनिवेशों में राष्ट्रवाद तथा प्रजातांत्रिक विचारों का प्रभाव, दैट इज ऑल्सो अ टॉपिक। एंड यह है आपका यूरोप का एकीकरण तथा यूरोपीय आर्थिक संघ। अब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन आपको, फिर इसका क्या होगा परिणाम, विश्व युद्ध यूरोप में आर्थिक पुनर्निर्माण की चुनौती होगी, संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उपनिवेश मुक्ति होगा, और इवन शीत युद्ध का भी प्रभाव होगा। तो क्या होगा, एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति होगी। अब जब उपनिवेश मुक्ति होगी तो उपनिवेश मुक्ति के भी दो मॉडल होंगे, एक पूंजीवादी मॉडल, दूसरा समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल में आपको इधर चीन, इधर वियतनाम दिखेगा। फिर उसके आगे आप बढ़ेंगे तो तृतीय विश्व का उद्भव होगा, और फिर तृतीय विश्व के देशों में शीत युद्ध का विस्तार होगा। अभी आपने केवल यूरोप में शीत युद्ध का उद्भव देखा और विस्तार देखा, अब आप तृतीय विश्व के देशों में शीत युद्ध का विस्तार देखें। तृतीय विश्व के देशों में शीत युद्ध का प्रसार तथा प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संकट, इधर गुटनिरपेक्ष आंदोलन। अब इसका फिर बनता है आर्थिक चुनौतियां तथा विकास का मॉडल, इधर अफ्रीकी देशों का संकट, इधर अरब क्षेत्र, तो उपनिवेशवाद का परिवर्तित रूप, लघु उपनिवेशवाद। इस प्रकार से हम ये पूरे डायग्राम को अगर आप फॉलो करोगे तो सभी के आपस में संबंध स्थापित नजर आएंगे। चलिए हम पहले आपको वन बाई वन लेते हैं। तो एक मुद्दा उठाते हैं, एक क्वेश्चन जो आपका बन सकता है, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, विश्व युद्ध में यूरोप में एकीकरण एवं विभाजन, एकीकरण एवं विभाजन दोनों को प्रोत्साहन दिया।
दोनों को प्रोत्साहन दिया, दोनों को प्रोत्साहन दिया। टिप्पणी कीजिए। अब देखिए यहाँ कुछ सूचना मिलती है जिसमें एकीकरण एवं विभाजन दोनों को प्रोत्साहन दिया, टिप्पणी कीजिए। तो अब आपको विभाजन तो पता है, विभाजन में आप सीधे यहाँ पर शीत युद्ध की युद्ध में आप जब दोनों अविश्वास से मतलब नहीं, यहाँ पर दो बातों की चर्चा आवश्यक रूप से होती है। एक ट्रूमैन सिद्धांत, एक ट्रूमैन सिद्धांत जो मैंने कल बताया था आपको, और दूसरा मार्शल प्लान। मार्शल प्लान, ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल प्लान ने औपचारिक रूप में यूरोप को पश्चिमी एवं पूर्वी यूरोप के रूप पूर्वी यूरोप में बांट दिया, विभाजित कर दिया। और प्रोटेस्टेंट आंदोलन के बाद वैचारिक स्तर पर अब तक यूरोप कभी भी ऐसा विभाजित नहीं हुआ था जो आपने शीत युद्ध देखा। दूसरा, अब एकीकरण में आप क्या बताओगे? एकीकरण में आप यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, आर्थिक समुदाय। तो आपके मन में जिज्ञासा होगी यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मुद्दे में कहाँ से लाऊं? बहुत सहज है, आप मेरे द्वितीय तृतीय के बाद वाले में किसी समय टॉपिक हो जाओगे, ऊपर में आपको ब्लॉक में बना हुआ यूरोपीय आर्थिक समुदाय और यूरोपीय समुदाय दोनों वहाँ मिले। अब ये है क्या, मैं आपको बताऊँ। एक्चुअली है कि जैसे जब संयुक्त राज्य अमेरिका, जो पहले संघीय व्यवस्था की दिशा में सबसे पहला प्रयोग किसने किया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका। जब संयुक्त राज्य अमेरिका जब इस प्रकार का प्रयोग कर रहा था तो यूरोपीय देश परस्पर फंस रहे। तो ऐसा भी हुआ है कि 13 स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर एक तरह से आपस में एक गठबंधन बना रहे हैं। क्या यह कभी चलेगा? क्योंकि दुनिया की उसमें संघ एक बहुत ही अजूबा चीज़ थी, लोग दुनिया उसको समझने के लिए तैयार नहीं थे, पश्चिमी यूरोप के देश, यूरोप के देश। अब जब संयुक्त राज्य अमेरिका सफल हो गया, उसकी संघीय व्यवस्था सफल हो गई, दुनिया की एक बहुत बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्ति बन गई। अब यूरोपीय देश भी ललचाने लगे, वो भी सोचते थे अगर हम भी आपस से मिलकर इसी प्रकार की कोई संघीय व्यवस्था कायम कर ली तो बहुत पहले की बात। लेकिन हाँ, अब जब विशेषकर 2 वर्ल्ड वॉर्स हुआ, 2 विश्व युद्ध हुए, तो विश्व युद्ध के पश्चात बहुत सारे ऐसे यूरोपीय चिंतक थे और कुछ सजग राजनेता एवं बुद्धिजीवी जो ऐसा सोचने लगे कि भाई क्या इस यूरोप में क्या अभिशाप है, इतने बड़े अभिशाप से यूरोप जैसा महाद्वीप गुजर रहा है कि प्रत्येक पीढ़ी के लोगों को एक विनाशक युद्ध का सामना करना पड़ रहा है। तो कोई ऐसी व्यवस्था होती जिससे अब इस विश्व युद्ध जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं। तो यह उद्देश्य है, इसीलिए तुम देखोगे कि उधर उधर पॉपुलर एक तरह से मूवमेंट भी एक यूरोप के एकीकरण की दिशा में शुरू हो गया। और उस क्रम में फ्रांस ने इसमें पहल की। फ्रांस, जर्मनी तो बट गया था, आपको मैंने बताया था जब कैसे उधर से सोवियत रूस की सेना आ गई, इधर से पश्चिमी में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस की सेना, फिर वो विभाजित हो गई। और विभाजित होने के बाद उधर जो पश्चिमी देश थे उन्होंने आपस में अपने भूभाग को मिलाकर और उसे उन्होंने पश्चिमी जर्मनी का नाम दे दिया। उधर सोवियत रूस का जो ऑक्युपाइड रीजन था उसको पूर्वी जर्मनी का नाम दे दिया गया। तो इस प्रकार से जर्मनी भी बढ़ गया था। तो पश्चिमी जर्मनी तो पश्चिमी यूरोप के निकट था। तो कौन कौन से देश ने उत्साह दिखाया? तो फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग और हॉलैंड, 3-4 काफ़ी उत्साहित थे। और फिर पश्चिमी जर्मनी भी उसको एक्सेप्ट किया और इटली ने किया। तो पहले 6 देश थे। तो अब इसके पीछे वजह क्या थी? एक वजह तो यह थी कि कहीं ना कहीं अब कम से कम युद्ध जैसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी, परस्पर शांति बनी रहेगी। क्योंकि सोवियत रूस तो अभी अस्तित्व में, या सोवियत रूस का खतरा तो अब नजर आ रहा था, लेकिन उस समय तो जर्मनी ही बहुत बड़ा खतरा था। और जर्मनी अगर इसका सदस्य बन जाता, ये दूसरी बात है कि जर्मनी बढ़ चुका है, फिर भी आधा जर्मनी में फ्रांस के लिए एक खौफ था। तो अगर ये जर्मनी और फ्रांस के बीच इस बहाने एक मित्रता हो जाएगी, एक संबंध बन जाए, तो फिर भविष्य में वॉर जैसी घटना नहीं होगी, युद्ध जैसी घटना नहीं होगी। एक यह है। दूसरा है कि अब द्वितीय विश्व युद्ध में तो यूरोप में बहुत ज़्यादा विनाश हो गया था। तो युद्ध के पश्चात आर्थिक पुनर्निर्माण की घटना होनी थी। तो आर्थिक पुनर्निर्माण तब बेहतर ढंग से हो पाता कि अगर ये देश आपस में मिलकर अगर एक दूसरे के साथ सहयोग करते। उसमें भी पाया गया कि चलो अगर हम एक एकीकृत व्यवस्था बना लेते हैं तो बेहतर है सबके हाथों। और तीसरा फैक्टर था कि स्वयं इन इन सदस्य देशों को ऐसा लग रहा था कि भाई अगर हम आपस में मिलकर और एक संयुक्त बाजार बना लेंगे तो हमारी अर्थव्यवस्था बड़ी तेजी से तरक्की करेगी। क्योंकि हम उद्देश्य पहले था एक संयुक्त बाजार बनाना कि जहाँ सबकी आर्थिक प्रगति हो। और फिर यह भी देखा गया कि अगर इस तरह का हम एकीकरण की दिशा में प्रयत्न करते हैं तो हम दोनों महाशक्तियों के दबाव से यूरोप को बचा सकेंगे। तो एक साथ वो कई उद्देश्य को लेकर चल रहे हैं। अब मेंबर कंट्रीज में कौन कौन से देश हैं तो वो मैंने उसमें लिख डाला है, आप एक बार उसको प्लीज पढ़ लीजिएगा। उसमें 6 देश। जैसे अगर आप उसका नाम लिखना चाहें तो फ्रांस,
बेल्जियम, अगर मानचित्र पर देखेंगे तो और भी सहज है, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, वही हॉलैंड, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, ये सभी तो फ्रांस के पास ही हैं, आप देख ही रहे हो। आप देखोगे तो आपको सबसे ऊपर नीदरलैंड्स, उसके बाद बेल्जियम, उसके नीचे लग्जमबर्ग नजर आएगा। फ्रांस के ये एक छोर पर है, उत्तरी पूर्वी छोर पर, तो लग्जमबर्ग, उसके बाद इटली दक्षिण में फ्रांस के, और पश्चिमी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी मतलब फ्रांस के पश्चिम, फ्रांस के पूरब, फ्रांस के पूरब और उत्तर की तरफ पश्चिमी जर्मनी। ये टोटल 6 मेंबर्स हुए, और 1957 में एक रोम की संधि हुई। रोम की संधि, और रोम की संधि के आधार पर ही इस यूरोपीय आर्थिक समुदाय का निर्माण हुआ। यूरोपीय आर्थिक समुदाय, अब देखिए, ये संयुक्त राज्य अमेरिका का रूप तो नहीं ले सका, क्योंकि उतना ज्यादा इनके बीच परस्पर गठबंधन नहीं हुआ, क्योंकि ढीला ढाला संघ ही था, और इसने अपने बाजार को साझा कर लिया। इन देशों की आर्थिक प्रगति बड़ी तीव्रता से। फिर जब इन्होंने एक, यहाँ पर दो बातें मैं कहना चाहूँगा, जैसे मैंने आपको वेस्टफेलिया की संधि 1648 में बताई, क्या पता नहीं आपको याद हो या ना हो, आप जब रिवाइज करेंगे तो देख लेंगे। वैसे भी मैं आपको यह सजेस्ट करूँगा कि वेस्टफेलिया की संधि वाले मुद्दे को आप अवश्य याद रखें, क्योंकि वेस्टफेलिया की संधि के आधार पर आधुनिक राष्ट्रीय राज्य, जिसको मॉडर्न नेशन स्टेट कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई है, और एक तरह से जिसको आप अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था कहते हैं, उसकी भी शुरुआत हुई है। तो पूरी दुनिया में वो मॉडल फैला हुआ है, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध, यानी इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको वेस्टफेलिया की संधि को याद रखना आवश्यक होगा, इस बात को याद रखना। तो आप देखेंगे कि जब वेस्टफेलिया की संधि से कहा जाता है एक निश्चित भौगोलिक सीमा में विभाजित आधुनिक राष्ट्रीय राज्य अस्तित्व है। आधुनिक राष्ट्रीय राज्य जो एक निश्चित भौगोलिक सीमा से बटे हुए। तो किसी आलोचक ने कहा कि 1957 की रोम की संधि में 1648 1648 की वेस्टफेलिया की संधि को समाप्त हो। इसका प्रतीकात्मक अर्थ क्या है? प्रतीकात्मक अर्थ यह है कि वेस्टफेलिया की संधि में जो राष्ट्रीय सीमा खींची गई थी, राष्ट्रीय सरहदें खींची गई थी, निश्चित भौगोलिक सरहद, उसको रोम की संधि ने मिटा दिया और एक संयुक्त राष्ट्र बना दिया, यानी संयुक्त बाजार बना दिया। लेकिन देखिए, राष्ट्रवाद की शक्ति इतनी मजबूत है कि ना उसको यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय फेडरेशन समाप्त कर सका, बल्कि उसे भूमंडलीकरण तथा कथित आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण भी राष्ट्रीय राज्य की सीमा को कमजोर नहीं कर सका। अब देखिए कि राष्ट्रवाद ने कैसे सिर उठाया है पूरी दुनिया में। तो अब जब आप मानवीय के विषय पढ़ते हो तो प्रत्येक विचार को आप सुनोगे, और विचार को सुनने के बाद फिर उस पर आप अपना झुकाव प्रदर्शित करोगे। तो यह विचार एक तरह से सुना होता है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको दूसरी तरफ एक और भी बात बताना चाहूँगा। ये हो गया। अब 1967 में इसका प्रोसेस और आगे बढ़ा, मैंने बाद में सदस्य देशों ने देखा कि यार बहुत ज़्यादा एकीकरण हो नहीं पाया, और हम लोगों को और भी बाजार को और भी संयुक्त ज़्यादा करना चाहिए। 1967 में उन्होंने और भी ज़्यादा बाजार एकीकरण पर बल दिया, और इसका नाम बदलकर कर दिया यूरोपीय समुदाय। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय से यूरोपीय समुदाय हो गया। और आगे आप देखोगे, आगे तो हालांकि आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि ग्रुप क्लासेस में चाहूँगा कि आपको विश्व इतिहास को समकालीन पर लाकर छोड़ दूँ, ताकि आप जीएस के बाकी अंशों में भी उसका उपयोग कर सकें। तो वहाँ पर मैं आपको यूरोपीय यूनियन के बारे में भी बताऊँगा, तो फिर आपको समझ में आएगा कि धीरे धीरे यह एकीकरण और बढ़ता जाएगा। यूरोपीय समुदाय 1967 में बना। अब यहाँ पर देखो, आज की तारीख में ब्रेक्जिट का मामला में तो बहुत काफ़ी तुल पकड़ा है, तो आपके मन में भी जिज्ञासा होगी। उस समय जो ब्रिटेन था, वह ब्रिटेन शुरू से ही उसकी ढुल मुल नीति रही। जैसे बताया जाता है कि पहले चर्चिल तो बोलता था, चलिए हम एक इस तरह के संयुक्त यूरोप के निर्माण में, थोड़ा शुरू में उसने थोड़ा सा उत्साह दिखाया, और बाद में ब्रिटेन को लगने लगा। देखो, ब्रिटेन के साथ एक समस्या यह है कि आप अगर यूरोप के मानचित्र पर देखोगे तो आपको ज्ञात होगा, आपको पता चलेगा कि यह इंग्लिश चैनल के माध्यम से ब्रिटेन कटा हुआ है शेष यूरोप से। तो ब्रिटेन में को कभी यह भाव आता ही नहीं है कि हम यूरोप के हिस्सा है। वो अपने आप को यूरोप से अलग व्यवहार करता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात एक जब इस तरह के एकीकरण की बात चल रही थी, तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री, इसमें मिस्टर चर्चिल था, तो चर्चिल ने फ्रांस के प्रधानमंत्री को संबोधित करते हुए कहा था, एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमें भूमि से, यूरोपीय भूमि से अधिक समुद्र प्रिय है, और आपसे अधिक रूजवेल्ट प्रिय है। रूजवेल्ट का मतलब अमेरिकी प्रेसिडेंट। तो कहीं ना कहीं ब्रिटेन को यह लग रहा था कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ ब्रिटेन का बहुत ही
गहरा संबंध चला आ रहा है। और अगर ब्रिटेन इस यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य बन जाता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका से उसके संबंध कमजोर पड़ जाएंगे। तो उसने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने संबंधों को तरजीह दी। एक तो फैक्टर यह काम कर रहा था, दूसरा फैक्टर था वो हमेशा अपने आप को थोड़ा अलग करके देखता था, और तीसरा कारक था कि उसको इस बात का कहीं कहीं दम भी था कि भाई हमारे पास तो इतना बड़ा मार्केट है, हम यूरोपीय मार्केट पर क्यों डिपेंड करें, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के मार्केट पर हमारे पास तो बाजार है कॉमनवेल्थ। ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का तो नाम आपने सुना होगा। एक्चुअली जब ब्रिटेन अपने उपनिवेश को छोड़ने लगा था तो छोड़ते हुए उन सबों के साथ एक तरह से उसने एक अपने जेस्चर्स कायम करना चाहा कि भाई हम आपस में मिलकर एक ढीला ढाला गठबंधन बनाते हैं जिसमें जो ब्रिटिश साम्राज्य होगी वो औपचारिक रूप से प्रधान होगी और हम लोग समय समय पर मिलेंगे और एक दूसरे के साथ संपर्क में। मध्य तरह से उसने कहा कि भाई हम लोग डेकेड्स और सदी से साथ रहे, अब कैसे एक दूसरे को इस तरह से बुला दे, एक दूसरे की तरफ पीठ मोड़ दे, हम लोग आपस में हम लोगों का एक संवाद होता है। तो उसको उसने एक संवाद मंच के रूप में प्रयोग किया। वास्तविक उद्देश्य उसका क्या था, किसी न किसी प्रकार से ब्रिटिश बाजार बचा रहे कांग्रेस को उपनिवेश छोड़ने के, ये उनका कहीं ना कहीं उद्देश्य है। तो इसी क्रम में मैं आपको बताना चाहूंगा यूरोपीय आर्थिक समुदाय 1967 में यूरोपीय समुदाय, अब ब्रिटेन ने पहले बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम इसके मेंबर नहीं बन सकते, और बदले में ब्रिटेन ने एक दूसरा संगठन बना लिया 7 अन्य देशों के साथ। इधर 7 मेंबर थे, इनका नाम था इफ्ता। दूसरा संगठन बना लिया इफ्ता, इसमें 7 अन्य यूरोपीय देश थे। इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो मतलब यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन इसने बना लिया था इफ्ता, और इससे दूर। लेकिन कुछ समय के बाद ब्रिटेन को अपनी गलती का एहसास हुआ। इस गलती के एहसास का कारण यह था कि जिस ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के बाजार पर उसे घमंड था वह बाजार बिल्कुल ही बोगस निकला, क्योंकि ब्रिटेन की वस्तुओं की खपत तो हम बेहतर रूप में हो नहीं सकी। और ब्रिटेन ने ऐसा महसूस किया कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय बनने के बाद फ्रांस और जर्मनी की अर्थव्यवस्था में तेजी से विकास हुआ है। जैसे फ्रांस की अर्थव्यवस्था में 75% की वृद्धि हो गई और जर्मनी की अर्थव्यवस्था में 90% की। तो ब्रिटेन को इस बात का एहसास हुआ और ब्रिटेन बार बार यूरोपीय आर्थिक समुदाय, पहले 1967 के पश्चात यूरोपीय समुदाय की सदस्यता के लिए बार बार अर्जी देता रहा। लेकिन इस बार उसमें फ्रांस में बड़ा ही, आप कह सकते हो कि बड़ा ही चालित प्रेसिडेंट और बड़ा ही स्टेट फॉरवर्ड प्रेसिडेंट का उद्भव हुआ था। उसका नाम था चार्ल्स द गॉल। तो चार्ल्स द गॉल ने उसके हर प्रस्ताव को वीटो कर देता, कहता नहीं, ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था बहुत नीचे चली गई है, अब अगर हम ब्रिटेन को मेंबर बनाएंगे तो इस कारण से पूरे यूरोपीय समुदाय की अर्थव्यवस्था शिथिल हो जाएगी। फिर एनीवे चार्ल्स द गॉल के बाद जो दूसरा वहाँ का प्रेसिडेंट था वो उसका दृष्टिकोण थोड़ा नरम था। तो 1973 में 1973 में ब्रिटेन इसका मेंबर बना। आप देखिए यूरोपीय समुदाय का मेंबर ब्रिटेन 1973 में बना, 73। और देखिए 2020 में ब्रेक्जिट करके चला गया। तो अब कितने वर्ष तक ब्रिटेन रहा, तो ब्रिटेन तो हमेशा इस यूरोपीय एकीकरण के प्रति शंका रहा। तो ये आपने देखा। अब हम लोग तरफ उसमें एकीकरण और विभाजन, इतनी कहानी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूरोपीय आर्थिक समुदाय उसमें आपने शीत युद्ध के बारे में बता देना है कि शीत युद्ध आरंभ हुआ, 2 घटना, ट्रूमैन सिद्धांत और मार्शल प्लान। इसमें आप बता देना कि अब 6 देशों ने, पश्चिमी यूरोप के 6 देशों ने मिलकर आपस में एकीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दिया, एक संयुक्त यूरोप की अवधारणा लाई, और फिर 6 देशों ने अपना ढीला ढाला एक संघ बनाया और जिसको यूरोपीय समुदाय के नाम से, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के नाम से जाना गया, रोम की संधि के आधार पर, और आगे उसका नाम यूरोपीय समुदाय पड़ा। यह एक उनका आपस में साझा बाजार था और आपस में सहयोग की नीति थी। इस प्रकार से एक तरफ जहां पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के बीच विभाजन हो रहा था, वहीं पश्चिमी यूरोप के देशों पर परस्पर एक प्रकार का गठबंधन और एकीकरण हो रहा है। वहां से आप को एक दूसरी टॉपिक की तरफ ले चलता हूँ। शीत युद्ध का प्रसार तो बाद में सोचूंगा। उपनिवेशीकरण, उपनिवेशीकरण शब्द से आप घबराना मत, इसका मतलब होता है उपनिवेश मुक्ति। देखो, अगर आपको किसी विषय में देखना है तो आप इस बात को ध्यान रखना कि द्वितीय विश्व युद्ध एक बहुत बड़ा लैंडमार्क बन गया, बहुत बड़ा विभाजक है। उसको बहुत सारे बदलाव होने हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो जरा हम देखें कि भाई किस तरह के बदलाव होने। एक प्रक्रिया तो आप देखोगे, पहले तो उपनिवेश मुक्ति होगी, तो इसका मतलब लगभग 40% नए देश अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जुड़ेंगे, वो भी आजाद देश। पहले उपनिवेश थे, इनका कोई स्टेटस नहीं था, न अपनी स्वतंत्र रूप से मुद्रा रख सकते थे, न अपने विदेश नीति का संचालन कर सकते थे, न अपनी अर्थव्यवस्था का स्वतंत्र रूप में संचालन कर सकते थे। अब
फलक पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में स्वतंत्र देश के रूप में लगभग 40% नए देश जुड़ने वाले थे। कितनी बड़ी बात थी। यहाँ पर आपको मैं यह बात बताऊं, आपको मैटर में देखना, वहां आपको पहला लाइन यही मिलेगा कि जिस प्रकार नेपोलियन के युद्धों का जो प्रभाव लैटिन अमेरिका स्थित स्पेन के उपनिवेशों पर पड़ा था, वही प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध का एशियाई अफ्रीकी उपनिवेशों पर। गौर करने वाली बात यह है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपको कोई उपनिवेश मुक्ति नहीं दिखेगी। अगर आपको दिख रहा है तो बस एक इजिप्ट में अथवा मिस्र में आपको दिखेगा, जिसको नाम मात्र की स्वतंत्रता मिली थी, हालांकि वह भी व्यावहारिक रूप में स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन अभी आप देखेंगे कि अब पहले एशियाई देशों को मुक्ति मिलेगी, वो आज़ाद होंगे, और फिर धीरे धीरे अफ्रीकी देश भी आज़ाद होते जाएंगे। लेकिन यह प्रक्रिया कोई अचानक प्रक्रिया नहीं है, यह प्रक्रिया कई दशकों तक चलेगी, एक लंबे समय तक प्रक्रिया चलेगी और बहुत सारे फैक्टर जुड़ेंगे। एक तरफ तृतीय विश्व का उद्भव होगा, तो तृतीय विश्व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में जुड़ेंगे, फिर अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के संचालन के लिए कुछ संस्थाएं बनेंगी, फिर एक दार्शनिक का संघ जैसी संस्था बनेगी, जो मैंने डायग्राम में दिया हुआ। उधर जो तृतीय विश्व के देश हैं वहां पर सिख युद्ध का प्रसार होगा, और इधर तृतीय विश्व के देश आपस में तृतीय विश्व क्यों कहते हैं, तृतीय विश्व शब्द का व्युत्पत्ति क्या है, क्यों इसको थर्ड वर्ल्ड कहा जाता है, ये तमाम चीज हम देखेंगे। पहले हम लोग देखें कि आखिर उपनिवेश मुक्ति को बढ़ावा देने वाले कारक कौन से थे। विनिवेशीकरण यह एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है जो विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग दौर में संपन्न है। मतलब ये जटिल प्रक्रिया, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, कोई इजी प्रक्रिया नहीं। और उपनिवेशों की मुक्ति को बढ़ावा देने वाले कारक क्या है, तो इसमें आपको तीन कारक मोटे तौर पर देखें, तीन कारक हम देख सकते हैं। उपनिवेश मुक्ति को प्रेरित करने वाले कारक, उपनिवेश मुक्ति को प्रेरित करने वाले कारक, करने वाले कारक, इसमें आप पॉइंट फर्स्ट में देखना है, मेन पॉइंट फर्स्ट में सॉरी, इसमें तीन तरह के कारक आएंगे, बस इन तीन तरह के कारक में बता। एक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, या सबसे पहले डालते हैं, हालांकि हमने अलग अलग किया, सबसे पहले डालते हैं उपनिवेशों में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना, उपनिवेशों में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना, बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है महानगरीय राष्ट्रों की बाध्यता, और तीसरा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति। तीन कारकों पर आपको नजर डालनी है, इन तीन कारकों पर आप नजर डालोगे, इसी में बहुत सारे सब फैक्टर्स निकलेंगे, कारण निकलेंगे। आप अगर कहीं भी रहोगे कुछ ना याद रहे तो ये तीन फैक्टर आप लिखते हैं जिन कारणों से उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन मिला। अब उपनिवेश में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना, आप समझ सकते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन भारत में हुआ, माओवा मूवमेंट केन्या में हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध में इन्होंने क्या किया था, इन देशों ने, पश्चिमी देशों ने, इन्होंने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए अथवा वैध सिद्ध करने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए बड़े लंबे चौड़े नारे दे दिए थे कि हम प्रजातंत्र मानव अधिकार की रक्षा के लिए युद्ध लड़ेंगे। उपनिवेश के लोग भी तो सुन रहे थे, वहाँ के बुद्धिजीवी भी तो सुन रहे थे। उनका ये कहना था कि जब भाई तुम इतने बड़े महान हो और इतने प्रजातंत्र को दुनिया में फैला रहे हो और मानव अधिकार की रक्षा के लिए लड़ रहे हो, तो कम से कम हमें तो आज़ाद करो। तो इनमें जो राष्ट्रीय चेतना आई, और फिर ये हर स्थिति में आप समझ सकते हो कि गांधी का अध्याय जवाब दे चुका था भारत में, उन्होंने कहा भारत छोड़ो, करो या मरो। इस प्रकार की चेतना अन्य देशों में भी आ रही थी। तो एक तो ये फैक्टर काम कर रहा है। दूसरा फैक्टर देखते हो महाराष्ट्रीय राष्ट्रों की बाध्यता है, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जितनी भी प्रमुख शक्तियां थी, महाशक्तियां, इतनी जर्जर हो गई थी, जो औपनिवेशिक शक्तियां थी। ब्रिटेन का वही हालत था। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन ने भले ही द्वितीय विश्व युद्ध जीत लिया, परंतु ब्रिटेन अपना साम्राज्य हार गया।
क्योंकि उसके ऐसी क्षमता रही नहीं कि उपनिवेश में अधिक समय तक रह सके। बस, तो स्वयं जर्मनी के द्वारा जीत लिया गया था, तो उसकी स्थिति तो और भी खराब हो गई थी। हॉलैंड, वह भी जर्मनी के द्वारा जीत लिया गया था। बेल्जियम, जो कांगो को स्वतंत्र करना पड़ा, उसकी स्थिति खराब थी। पुर्तगाल का तो वैसे भी बहुत बड़ा पावर तो रह नहीं गया था। तो ये सब जो औपनिवेशिक शक्तियाँ थी, उनकी स्थिति खुद इतनी दयनीय हो गई थी कि उपनिवेश में अधिक समय तक टिकने की स्थिति में नहीं रह गए। और फिर एक दो फैक्टर और भी था। उनको लगता था कि उपनिवेश में क्यों मैं पहले अपना आर्थिक पुनर्निर्माण में खर्च करूं या उपनिवेश में निवेश को जारी रखूं। तो उनके पास संसाधन भी सीमित थे। उपनिवेश में अधिक समय तक रहने का मतलब उपनिवेश के लिए खर्च भी करना होता था। उनके पास उतना संसाधन नहीं रहे। तीसरा फैक्टर अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति। एक तो देखिए, शीत युद्ध आरंभ हो गए, तो अब शीत युद्ध में उधर संयुक्त राज्य अमेरिका एक पक्ष को लीड कर रहा है, दूसरे को सोवियत रूस। तो सोवियत रूस ने तो पहले ही अपने आप को मानव स्वतंत्रता और कह सकते हो कि शोषित मानवता के रक्षक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर रहा था। तो जब सोवियत रूस में जिस समय साम्यवादी क्रांति सफल हुई, तो सोवियत रूस ने तो अपने पहले ही अपने उपनिवेशों को आजाद कर दिया। तो सोवियत रूस की जो साम्यवादी संरचना थी, उसमें तो उपनिवेशवाद फिट ही नहीं करती, बल्कि वो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद दोनों को एक ही रूप में आंकता था कि साम्राज्यवाद और पूंजीवाद, ये पूंजीवाद का रिवर्स रूप है साम्राज्यवाद। तो इसलिए सोवियत रूस तो बिल्कुल उपनिवेशों की मुक्ति की पैरोकारी कर रहा था। अब आपको आश्चर्य यह लगेगा, स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिका भी उपनिवेश मुक्ति की पैरोकारी कर रहा है। वजह क्या है? क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका के दो यहाँ फायदे होने वाले हैं। एक, अगर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यकीनन और अनडिस्प्यूटेड संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरा, तो उसको तो बड़ा से बड़ा बाजार चाहिए था। अब इन देशों ने उपनिवेशों पर कब्जा कर रखा है, तो अपनी वस्तुओं की बिक्री कैसे कहाँ करे? तो उसे तो बाजार चाहिए। तो संयुक्त राज्य अमेरिका उपनिवेश मुक्ति की पैरोकारी एक किस कारण से कर रहा है, दूसरा क्या है कि शीत युद्ध आरंभ हो गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका सोचता है कि हम जितने उपनिवेशों की मुक्ति की बात करेंगे, वो सब हमारे कुछ लघु देश बन गए, और फिर शीत युद्ध में हमारी स्थिति मजबूत हो गई। ये दो कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका भी उसकी पैरोकारी कर रहा है। दूसरा फैक्टर काम कर रहा है, अटलांटिक चार्टर की घोषणा तो पहले हो चुकी है, और उसी के आधार पर यूएनओ का गठन हो चुका है, और यूएनओ भी उपनिवेश मुक्ति की पैरोकारी कर रहा है। तो मतलब कुल मिलाकर यह बात अब तय हो गई है कि अब ये उपनिवेशवाद अब चल नहीं सकता। तो अब इसी के आलोक में देखिए, तो यहाँ पर मैंने पहले अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की बात की है, एक अटलांटिक चार्टर की भूमिका, और आप लोग अपने मैटर में एक बार जरूर पढ़ें। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका इसी से जुड़ा हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका जो मैंने भी आपको बताया, अब सोवियत रूस की भूमिका। तो चार फैक्टर तो इसमें हो गया, इसमें आप भूल भी सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि सारे फैक्टर्स लिखो। अब औपनिवेशिक शक्तियों के समक्ष चुनौती, अर्थव्यवस्था का अस्त व्यस्त होना, इनकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। दूसरा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण की चुनौती उत्पन्न हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोप के आर्थिक पुनर्निर्माण की चुनौती जिनके समक्ष है। तीसरा, यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियां अपने खर्चीले उपनिवेशों को बनाए रखने के बजाय स्वयं की समस्याओं पर केंद्रित होने लगी। अब इनको लग रहा था कहाँ उपनिवेश में खर्च करूँ, अब बेहतर पहले अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करूँ। अब उपनिवेशों में राष्ट्रवादी भावना का उदय, भारत में भारत छोड़ो, दक्षिण पूर्व एशिया के अधिकतर भाग पर जापान का, तो एक जापानी आक्रमण भी एक कारण। आपको मैंने बताया था कि जब एशिया प्रशांत क्षेत्र में युद्ध का प्रसार हुआ था, आप याद करिए, पर्ल हार्बर अटैक, उसके बाद जब जापान द्वितीय विश्व युद्ध में जब कूदा था, जब द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, तो आप याद कीजिए, जापान सभी साम्राज्यवादी शक्तियों को वहां से खदेड़ दिया था। आप इस बात को आप ध्यान करें कि जब जापान ने इतना बड़ा काम किया था, सभी साम्राज्यवादी शक्तियों को खदेड़ दिया था, जाहिर है कि तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज थी, जापान के लिए बहुत बड़ी सफलता थी। लेकिन जिन देशों पर जापान ने कब्जा कर लिया, वहां से तो साम्राज्यवादी शक्ति के पांव उखड़ चुके थे। अब जब जापान की हार हुई हिरोशिमा नागासाकी की घटना के बाद, जब जापान ने समर्पण किया, तो पूरे साम्राज्यवादी शक्तियां फिर लौटनी चाहिए, लेकिन जब एक बार उनके पांव उखड़ गए तो पांव जम नहीं पाए। तो जापानी आक्रमण भी दक्षिण पूर्व एशिया में उपनिवेश मुक्ति को प्रोत्साहन देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एशिया में होने वाले राष्ट्रवादी आंदोलनों से अफ्रीकी उपनिवेशों को भी प्रेरणा, में जो होने वाले राष्ट्रवादी आंदोलन है उससे प्रेरणा कहें तो, एक कहावत आपने सुनी होगी, खरबूजे को देखकर ही खरबूजा रंग पकड़ता है। जब एशिया में उपनिवेश मुक्ति हुई तो अफ्रीका को भी इससे प्रोत्साहन मिला। अब यहाँ पर उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से संपन्न हुई, और इसके प्रति औपनिवेशिक शक्तियों की प्रतिक्रिया भी भिन्न भिन्न है। अब देखिए, जब उपनिवेश मुक्ति की बात हम करते हैं, आप उस मैटर में देख लेना, मैं तो डिटेल्स में दे दिया है कि जब उपनिवेश मुक्ति की बात करते हैं, तो कई बार देख कर बहुत ही मन ललचता है कि अच्छा ऐसा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह प्रक्रिया बहुत ही सुखद रही, बड़ी ही स्मूथ रही, बड़ी आसानी से यह संभव हुआ, तो कहीं ऐसा तो नहीं है। लेकिन जब आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बड़ी कष्टसाध्य प्रक्रिया थी। अब देखो, पहली बात है कि ये कास्ट नहीं, यूनिफॉर्म नहीं। अब अगर एशियाई अफ्रीकी उपनिवेशों पर आप निगाह डालोगे तो आप देखोगे कि जहाँ
कॉस्मिक शक्तियों का स्टेक कम था। स्टेक कम था का मतलब है कि जहाँ पर उन्होंने श्वेत जनसंख्या को नहीं बसाया था, जहाँ के खनन उद्योग पर, संसाधनों पर उन्होंने बेहतर बहुत ज़्यादा नियंत्रण स्थापित नहीं किया था, जहाँ उनका निवेश अधिक नहीं था, वहाँ तो उन्होंने अपेक्षाकृत आसानी से खाली कर दिया। लेकिन जहाँ उनका स्टेक बड़ा था, जहाँ एक श्वेत जनसंख्या बसी हुई थी और जहाँ पर उनका बहुत ज़्यादा निवेश था, वहाँ पर निकलने में काफ़ी आनाकानी की, कई जगहों पर तो इतने खूनी संघर्ष छिड़ गए, यूएनओ के हस्तक्षेप के बाद भी उसका हल नहीं निकल पा रहा था। जैसे मैं बताता हूँ, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में के जो क्षेत्र है, उसमें अपेक्षाकृत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्र में ये अपेक्षाकृत सुगम रहा, कम कठिन रहा। लेकिन आप अगर इसी प्रक्रिया को देखेंगे उत्तरी उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में, तो एक देश है, वैसे तो 2 देश है लेकिन एक देश अल्जीरिया, इस पर ऑप्शन में इस बार पूछा, वो फ्रांस का उपनिवेश था। फ्रांस ने तो वहाँ पर इतने रक्तपात किए कि कम से कम 1 मिलियन लोग वहाँ पर उस मुक्ति आंदोलन में मारे। वही फ्रांस वियतनाम में बॉम्ब तक चलाए और वियतनाम में 30 वर्षों तक युद्ध हो गया, वो फ्रांस का उपनिवेश था। और उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में नाइजीरिया ब्रिटिश उपनिवेश था, वहाँ पर ब्रिटिश आसानी से नहीं खाली करना चाहता था। और चलिए खैर चलिए, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में तो ये अपेक्षाकृत स्मूथ रहा, लेकिन जब आप पूर्वी अफ्रीका में आएंगे तो वहाँ पर मिस्र पर स्वेज नहर पर ब्रिटिश नियंत्रण छोड़ना नहीं चाहता है। वहाँ पर केनिया है, जहाँ पर ब्रिटिश का बहुत इन्वेस्टमेंट है और वहाँ पर एक अच्छी खासी स्वेज जनसंख्या बसी हुई है, तो ब्रिटिश केनिया को खाली नहीं करना चाहता है। तो अपने आप में बहुत कह सकते हो कि बहुत बड़ा स्टेक है। और इसीलिए मैप पर आप देख लेंगे, आप मैंने बुक में भी मैंने मैप दे दिया है, और ये आपको एशिया का है। अब देखो, ब्रिटेन ने मिस्र और केन्या में, फ्रांस, वियतनाम और अल्जीरिया में, हॉलैंड, इंडोनेशिया में, ये सब आसानी से खाली नहीं करने के तैयार थे। अब हम आपको थोड़ा सा एक चीज करते हैं, उपनिवेश मुक्ति, उपनिवेश मुक्ति प्रक्रिया। दक्षिण एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया,